मुझे आपसे ये समझना है कि अभी 5,000 फौजी भी आए खित्ते में, उसके अलावा जो फॉरबिडन आइलैंड हैं उधर B-2 बम्बर वहाँ से उन्होंने बमबारी भी की। ईरान इस वक्त क्या सोच रहा है, ईरान पे इसका क्या इम्पैक्ट है, और वो जब रिटेलिएट ईरान कर रहा है तो क्या क्या मजीद कर रहा है? जो आपको पता है, हो सकता है वो चीज़ें इंटरनेशनली रिपोर्ट भी ना हो रही हों, जैसे पहले भी हुआ था। जो बातें आप बता रहे थे तो बाद में मुख्तलिफ जरीदों ने बताई तो आप कहते थे देखे मैं बता रहा था तो कोई मान नहीं रहा था। तो बताइए मजीद ऐसा क्या है जो किसी को नहीं पता? बहुत बहुत शुक्रिया फाद भाई सर। बुलाने के लिए और फॉर योर काइंड कमेंट्स। सर। एक बात मैं आपको बता दूं, यह भी पता चल जाएगी सबको। यूएई पे शदीद हमला मुझे लग रहा है कि होने वाला है ईरान की तरफ से। यूएई की डिपो जो डॉक्स हैं उन पे, क्योंकि अमेरिका का जो ये अटैक हुआ है उसमें तीन चार जगहें ट्रैक करके मैंने अपने ट्विटर पे भी लगाया था, कल रात को भी मैं लगा रहा था कि तीन चार जगहों से जहाज यूएस के जो बेसिस हैं सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, कुवैत के अंदर, उन बेसिस के अंदर जहाजों ने उड़ के ना सिर्फ रीफ्यूलिंग की है बल्कि स्ट्राइक ग्रुप में सपोर्ट भी किया है। तो ईरान अभी आप देख लीजिएगा, कुछ टाइम बाद आपके सामने भी स्टेटमेंट आ जाएगा और ये एक्शन होने वाला है। मुझे लग रहा है यूएई की जो ऑयल की फैसिलिटीज हैं, डॉक्स हैं, उसके ऊपर भी हमला होगा और इसराइल की अंदर भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ऑयल को नहीं छोड़ा जाएगा मेरे ख्याल में इस बार। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो सारी एयर स्पेस यूज़ हुआ तो उसके बाद ये सारा हुआ तो वो यूएई पे ना ये सिर्फ एयर रिटेलिएट स्पेस, करेंगे। फाद भाई अड्डे सॉरी, तो हैं ही ना हैं। सिर्फ एयर स्पेस बल्कि बेसिस, जो बेसिस है ना, हाँ। इन अरब ममालिक के अंदर जो बेसिस हैं उनको यूज किया गया। ऑयल फील्ड को तो प्राइमरीली नहीं अटैक किया गया है, लेकिन जो रीलोडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो दूसरी चीजें बेस बेस वगैरह हैं उनके ऊपर जो है वो यूएस ने स्ट्राइक किया है। एंड आई थिंक अब यूएई के अंदर जो डॉक्स हैं और ये जो सारी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स की जितनी भी चीजें हैं उनको टारगेट बनाया जाएगा। ऑयल रिफाइनरी को तो नहीं, लेकिन शिपिंग और लॉजिस्टिक चीजों को निशाना बनाया जाएगा जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं। ठीक। अब ये कहा जा रहा है कि ये जी फॉरबिडन आइलैंड्स पे उन्होंने बमबारी की, उसके बाद फिर अगला मंजरनामा ये बनेगा कि अमेरिकन ट्रुप्स आके उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, उसका ज़मीनी रास्ता और एक्सेस ईरान की उन आइलैंड्स के साथ वो ख़त्म कर देंगे। इस तरह की स्पेकुलेशन हो रही है, आपका क्या टेक है इस तरह की बातों पर? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ईरानी तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ उन्होंने खुद कहा है कि ना सिर्फ हम रेडी हैं बल्कि हम तो चाहते हैं कि अमेरिका आए यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत बुरी पोजीशन होगी अगर ऐसी कोई बातें हो भी रही हैं 5,000 लोगों को भेजने की। तो ये कोई मजाक नहीं है कि ईरान के अंदर जो इतना गुस्से में लोग बैठे में ये तेल की एक बूंद तो ले जा नहीं पा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर इतना है कि वो सोल्जर्स को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर लेके आएंगे और उनको वहां पे जो है वो डिप्लॉय करेंगे कर्क आइलैंड के अंदर। आसान नहीं है लैंड कनेक्शन के बगैर भी। जो ईरानी हैं वो, उनके जो अपने सोल्जर्स हैं और उनके जो अपने वसाइल हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से आई थिंक रिटेलिएट कर सकते हैं। और अमेरिकन सोल्जर्स जिस तादाद में मेरे ख्याल में जाँ बाग होंगे इस अटैक अगर होता है तो इस अटैक के अंदर वो बहुत बुरी विजुअल्स होंगे। फात भाई मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ठीक। और दूसरा जो सेटल्ड एरियाज़ हैं वहाँ बमबारी का जो सिलसिला था वो अब रुका है, क्योंकि अब तो आइलैंड्स की तरफ कुछ बमबारी की गई है बड़ी अच्छी खासी शदीद। और जो लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं किसी जगह फ्रस्ट्रेट होके, इस तरह की बातें भी हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कल कुंभ के अंदर, सेंट्रल कुंभ में बिल्कुल पॉपुलेटेड एरिया में इन्होंने मिसाइल गिराए हैं। ठीक। यहाँ तेहरान के अंदर कल जालूद के अंदर फॉर एग्जांपल एक रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर पता नहीं क्यों इन्होंने हमला इस तरीके का किया कि बाकायदा गाड़ियां उड़ती हुई गई और लोगों की जो लाशें थी वो पड़ी हुई थी गाड़ियों में। और बड़ा अफसोसनाक हमला अमेरिका कर रहा है। आपने तो देखा कि रैली जो हो रही थी इनकलाब स्क्वायर पे, रैली पे जो है उन्होंने बम गिरा दिया। तो ये सिलसिला तो वो जारी रखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके की रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड है वो भी बहुत खतरनाक होने वाली है। अच्छा, जो तलैब में मनाजिर हैं जब ईरानी मिसाइल जाके हिट करते हैं तो वहाँ सेंसरशिप का इतना लंबा चौड़ा सिलसिला है कि वहाँ से कोई फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, इंटरनेशनल मीडिया भी उस पर रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। ईरान के अंदर बैठे हुए तेहरान में आपकी इन मुद्दों को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए बात भी, हम तो कहते हैं भाई वहाँ हम यहाँ पे ईरान में, ईरान ने अपने दुश्मन मीडिया को दावत दी है और दुश्मन मीडिया को बुला के कहा है कि आप कवरेज करें। सीएनएन यहाँ पे आया हुआ है, उनका उनके लिए तो दुश्मन ही है ना। जी। और वहाँ इसराइल के अंदर वो अपने दोस्त मीडिया के कैमरे उखाड़ उखाड़ के लेके जा रहे हैं, उनको इजाजत नहीं दे रहे कहीं फिल्मिंग करने की। हालत इतनी बुरी है कि इंडियन जर्नलिस्ट जो वहां से बाहर आया था उसने कहा था कि अंदर लाशें, बंकरों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। और फ्रांस 24 ने भी जो है वो लगाया है कि भाई हमें कवरेज की इजाजत नहीं दी जा रही, हम हमें परमिशन ही नहीं है साइट्स को किसी भी चीज को विजिट करने की।
तो जाहिर सी बात है इतनी सेंसरशिप होगी इसराइल के अंदर, तो हाल ही बुरा है पूरा जो उनका, जो ईरान ने 35th वेव के अंदर जो रेडार सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया है, 10 एडवांस रेडार डिस्ट्रॉय किए, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो थैड के रेडार्स थे इंटरसेप्टर्स के वो भी डिस्ट्रॉय किए। तो अब जो ग्राउंड ईरान को मिला हुआ है वहां पे अटैक करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई, आप मनाजिर देखें, हिजबुल्लाह ने 100 रॉकेट एक साथ दागे हैं, और ईरान की मिसाइलें जो है वो साथ आ रही थी। बहुत बुरा हाल है फात भाई, वहां पे दिखाया नहीं जाता, लेकिन बहुत लोग बंकरों में जगह नहीं है, लोग धक्के मार मार के बाहर निकाल रहे हैं लोगों को बंकरों से। अच्छा, जो ईरान का यूरेनियम इनरिच जो यूरेनियम है रशिया मुंतकिल करने की जो रूसी पेशकश थी, वो ट्रंप की जानिब से उसे कहा कि हम इसे नहीं मानते। तो इसके माने ये हुए कि जो फर्दू और नतन में लास्ट जून में इन्होंने अटैक्स किए थे और पूरी वर्ल्ड को बताया था कि वो यूरेनियम जो है वो अब नहीं रही, इस तरह का डिस्कशन जो हुआ था उन दिनों, इसका मतलब है कि वो मिसलीड किया गया पूरी वर्ल्ड को उस वक्त ट्रंप की जानिब से या अमेरिकन इंतजामिया की जानिब से। और रशिया अगर ये पेशकश कर रहा है तो इसके पीछे क्या बात थी? और वो बातें कि ईरान किसी भी वक्त जंग करने से पहले भी अमेरिकन इंतजामिया की जानिब से ये गुफ्तगू हुई, ऑन रिकॉर्ड हुई कि वो जी अभी भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं या इस तरह का कर सकते हैं सारा मामला। इस मुद्दे पर आप क्या है, बड़ा हसास मामला है ये, इस पे क्या टेक है आपका? ये फात भाई ये झूठे हैं, ये हमेशा से झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। 1995 से नेतन्याहू एक चार्ट लेके घूम रहा है, कभी कांग्रेस के अंदर जाता है, कभी यूएन के अंदर जाता है, और कहता है कि जी वो ईरान एक हफ्ता दूर है, एक महीना दूर है, 6 महीना दूर है, 2 दिन दूर है। तो बात सारी ये है कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर बहाना है, और न्यूक्लियर ना इन्होंने तबाह किया था उस वक्त भी मैं कह रहा था कि तबाह नहीं हुआ है। और बाकायदा मतलब यहाँ कोई कोई डैमेज, इंटरनल फैसिलिटीज को कोई इस तरीके का डैमेज नहीं हुआ, बिल्कुल ऊपर से बाहर से डैमेज हुआ है, नो डाउट। लेकिन यूरेनियम भी इनका सेफ है। तो बातें सारी हैं कि ये ख्वाब हैं इनके रिजीम चेंज के असल में, और दिखा ये रहे हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि ईरान तो बेचारा कब से आईएईए की प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करता रहा, उसने जेसीपीओ एग्रीमेंट भी किया। तो अभी भी दोबारा ये कोशिश कर सकते हैं फर्दों के ऊपर हमला करने की, और न्यूक्लियर के जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया था कि एक न्यूक्लियर का एलिमेंट भी है। तो मेरे ख्याल में अगर इसराइल बिल्कुल ही, क्योंकि बेताब हुआ हुआ है इस वक्त, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा उसको, कोई स्पेस नहीं मिल रही, ये परेशान घूम रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। तो आखिर में न्यूक्लियर का ऑप्शन जो ये एक्सरसाइज करके गलती कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था पहले भी ये गलती करेंगे अटैक करने की ईरान के ऊपर, लेकिन की बहरहाल गलती दोबारा ये कर सकते हैं। और फर्दों के ऊपर हो सकता है कि न्यूक्लियर बम गिराएं और फिर कहें कि भाई हमने न्यूक्लियर वेपन तबाह कर दिया, ताकि इनको फेस सेविंग मिल जाए। उससे भी कुछ नहीं होगा, उससे बहुत और खतरनाक जो है वो आई थिंक रिस्पॉन्स आएगा, और कोई फायदा नहीं होगा इन चीजों में। ये तो चलता रहेगा न्यूक्लियर वेपन्स का बहाना। और इसका इम्पैक्ट सारे का जो आपकी सोसाइटी है ईरान में, जाहिर बात है लोगों को खाना भी चाहिए 2 वक्त का, बच्चों को दूध भी चाहिए, उन्हें मेडिसिन भी रिक्वायर्ड हैं, पूरी मंडी जो है वो भरी हो तो फिर लोग जो हैं उन तक अशाए खुरनोश भी पहुंचती हैं, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी इंसान की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, पानी से लेकर आप कह लीजिए कि खाने पीने तक। तो वहाँ क्या फ्लक्चुएट हुआ है इन सारी चीज़ों में? फिर कीमतों में कितना इजाफा आप देख रहे हैं? इवन पेट्रोल, अगर किसी ने वहाँ अपना गाड़ी फिल करवानी है पेट्रोल के लिए, तो उसमें कितना इजाफा हुआ है? इस पे प्लीज़ गाइड कीजिए तफसील से। पेट्रोल पंप पे जो लोग कह रहे हैं लाइनें हैं, 1 रुपया ना पेट्रोल बढ़ा आज तक ईरान के अंदर अभी इस जंग के दौरान। मैं आपको बताऊं, 4.5 रुपए लीटर जो है, 4.5 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिलता है ईरानियों को, और ईरानियों का अगर 60 लीटर का कैप पूरा हो जाए तो 8 रुपए, फिर उसके बाद 15 रुपए। तो पेट्रोल इतना सस्ता है कि 500 रुपए में आप पूरी गाड़ी अपनी लैंड क्रूजर फुल करा के 500 1000 रुपए में पूरा जो है वो आप घूमे नहीं फिरें जॉन, आराम से वहाँ एंजॉय करें। वहाँ जॉन जखीरा अंदोजी नहीं करते लोग और जखीरे नहीं कर लेते और फिर नहीं लोगों की नहीं लंबी नहीं लाइनें नहीं 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 लगवाते? कोई, वो कल्चर और है। नहीं 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 कोई ऐसी कोई जखीरा अंदोजी, कोई, बिल्कुल सुकून से लोग खड़े होते हैं, रोटी लेते हैं, घर जाते हैं, सालन खाते हैं, सो जाते हैं। कल की फिक्र नहीं है इनको कि यहाँ पे मैं 10 किलो 15 किलो आटा जमा कर लूं। 12 दिन की जंग जब पिछली दफा हुई थी, मैंने गलती की थी कि मैं दुकान पे गया था और मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मुझे जरा ना 20 किलो 20 20 किलो के आटे। वो कह रहा भाई क्या हो गया आपको, कहाँ से लाऊं मैं, कैसी बातें कर रहे हो, क्या किस चीज के लिए चाहिए। मैंने कहा जंग हो रही है। बोला तो क्या हुआ। तो नहीं, माइंडसेट यहाँ अलग है यहाँ फात भाई जॉन यहाँ। भाई, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसमें तो सबसे बढ़कर ही फिर लोग और जो बड़े पावरफुल तबके हैं वो ये सोचते हैं कि अभी कीमतें बढ़ रही हैं तो ब्लैक कर लें। सबसे पहले चीजें ब्लैक होती हैं। तो नहीं, वहाँ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का रिवाज नहीं है ईरान में? वहाँ क्या चल रहा है? देखिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है ईरान, बिल्कुल। यहाँ पे एलिट्स हैं, बिल्कुल सही बात है, प्राइस में वो होती है कभी कभार, लेकिन जखीरा अंदोजी करना और प्राइसेस को बिला वजह जबरदस्ती बढ़ाना बगैर किसी वजह के, ये सारी चीजें कंट्रोल रहती हैं। यहाँ की स्टॉक मार्केट जो है वो कोई
अल्लाह के जुमरे में नहीं छोड़ दी, यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है, उसको भी सही प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। इसीलिए हमें नजर आता है कि हर ईरानी बेसिक, आपको एक ईरानी यहाँ पे ईरान के अंदर अगर आप आएंगे, एक ईरानी बगैर घर का नहीं नजर आएगा। मुझे आज तक कोई ऐसा ईरानी नहीं मिला जिसके पास घर नहीं है यहाँ पे, जो घर में ना रह रहा हो, जिसकी छत, जो छत के नीचे ना रह रहा हो, या जो रोड पे सो रहा हो। तो फाद भाई यहाँ पे जो इस्लामी निज़ाम है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट बनाना है और परफेक्ट इस्लामिक सोसाइटी बनानी है, और उस हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं। जॉन हुसैन तेहरान से हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से बता रहे थे, और बड़ी डिटेल से बता रहे थे कि वहाँ पेट्रोल जो है उसकी कीमतें में भी इजाफा नहीं हुआ, और वहाँ किसी तरह की कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नहीं है। और वो कहते हैं कि 20 किलो का आटा मैं लेने चला गया, तो उन्होंने कहा भाई क्या हो गया आपको? ताजर कह रहा है कि भाई आप इजी हों, आप आराम से जितना ज़रूरत है उतना आटा खरीदिए,